Good afternoon, everyone. हाँ जी, कर पा रहे हैं क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून एवरीवन. काफी आसान सवाल. ओके, स्कूल के एग्जाम्स कैसे हुए? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपसे नहीं हो रहा है. स्कूल का एग्जाम इजी तो लगे? एग्जाम बहुत अच्छा हुआ? कितने बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ? अब सारे क्वेश्चन कर दिए? समीर बोल रही इजी, वेरी गुड. आंसर सर 10 and 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक आंसर है मेरे पास 10 and 30. ओके, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं. बाकी लोग आंसर प्लीज फास्ट. चलो भाई, देखो भाई, लेट्स डू इट. सभी लोग देखिए. तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम की कहानी है. अभी इनिशियली ब्लॉक कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है. सो नाउ पहले तो क्या करेंगे, पहला काम तो हम करते हैं यहाँ पे, इसका हम एफबीडी बना देंगे. ओके, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एफबीडी के लिए क्या करते हैं, एकदम नीचे वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं. कहाँ से? नीचे वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे रहा आपका ऐसा, ये 4 kg. तो ना अभी देखिए ध्यान से, नीचे इसका एमजी लग रहा होगा कितना, दैट इज यार 40 न्यूटन. ओके, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसमें क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, और स्प्रिंग फोर्स में कितना होगा, ये भी 40 होगा. नाउ 2 kg के ब्लॉक पे अगर यहाँ देखो तो कितना लग रहा होगा इस पे, इसका जो एमजी लग रहा होगा 2 kg का, वो कितना लग रहा होगा, 20. और नीचे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा कितना, 40 लग रहा होगा. बिकॉज क्या है, स्प्रिंग एक ही है, स्प्रिंग सेम है, तो 40 न्यूटन का नीचे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है. ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया. यहाँ पे दिस 40 एंड दिस 20 बिकम 60. तो नाउ अब देखिए वहां पे नीचे ऊपर जो स्ट्रिंग लगा हुआ है उसमें भी टेंशन आई, वो भी कितनी होगी, 60 होगी. ओके, नाउ एफबीडी हमारा रेडी है. एफबीडी में कोई डाउट नहीं, सबका एफबीडी आ गया. नाउ अभी देखिए हमने क्या करा, स्ट्रिंग को काट दिया है ना. तो अभी देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि जैसे आप किसी स्ट्रिंग को काटते हो तो उसमें टेंशन क्या हो जाती है, झट से जीरो हो जाती है. वहां पे टेंशन तुरंत जीरो हो जाती है. बट अगर कोई स्प्रिंग अटैच्ड हो, अगर कोई स्प्रिंग अटैच्ड हो तो क्या होता है, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो चेंज नहीं होता. दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो अभी देखिए ध्यान से, जैसे आपने यहाँ पे कट कर दिया, कट करने के बाद देखते हैं तो ऊपर, इसके ऊपर कितना लग रहा था, ऊपर तो टेंशन इनिशियली कितना था, टी इज इक्वल टू 60 था. तो टेंशन क्या हो गया भाई, ऊपर इसका जीरो हो गया, है ना. ऊपर इसका टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया. और इस पर नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, उसमें फोर्स लग रहा है कितना, ये नीचे वाला 40 स्प्रिंग फोर्स, और इसका ये कितना, 60. करेक्ट. नाउ ये वाले ब्लॉक के लिए आते हैं हम. सॉरी, 2 kg ब्लॉक है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है इसका mg, 20. तो नेट फोर्स देखिए कितना है यहाँ पे, 50 और सॉरी 40 एंड 20 60 है. तो अब इसका हम, इस पे हम अप्लाई करेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अभी क्या आ गया भाई, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एफ नेट कितना है यहाँ पे, 40 + 20 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास ऐसा. नाउ इसके लिए देखते हैं 4 kg ब्लॉक के लिए. तो 4 kg ब्लॉक पे उस इंस्टेंट पे, कौन से इंस्टेंट पे, जब हमने यहाँ पे रस्सी को क्या किया, कट किया, है ना. जब रस्सी को हमने कट किया उस इंस्टेंट पे हमें 4 kg वाले ब्लॉक को देखना है. तो नीचे क्या लग रहा था, 40 mg का फोर्स और ऊपर 40 स्प्रिंग का फोर्स. नाउ अभी आप लगाइए यहाँ पे F net इज इक्वल्स टू ma, F net इज इक्वल्स टू ma. तो अब यहाँ पे देखिए आप
40 नीचे 40 ऊपर एनईएफ नेट क्या है 0, इसका मतलब क्या हो गया एक्सेलरेशन इसका क्या है 0 है ना। तो अभी क्या हो रहा है भाई यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स अचानक से चेंज नहीं हो रही, स्प्रिंग फोर्स अचानक से चेंज नहीं हो रही और इसमें क्या हो रहा है भाई टेंशन वाला टेंशन जो है रस्सी में वो तुरंत 0 हो जाता है। बहुत ही आसान, कितने लोग का हो गया जी, कितने लोग आंसर आ गया, how many of you got answer? हाँ बताइए कौस्तुभ, वन क्वेश्चन डाउट। Is any doubt कौस्तुभ? नो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिग डाउट आ रहा है, देखते हैं। इफ द स्प्रिंग वाज अ स्ट्रिंग वुड द ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन। अगर स्प्रिंग क्या होती, स्ट्रिंग होती है ना। हाँ देखिए इनका बहुत अच्छा डाउट आया यहाँ पे, देखिए देखिए सभी लोग देखिए। तो ये ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, जैसे यहाँ पे ये एक 2 kg है और अभी यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, इन दोनों 2 kg और 4 kg के बीच में हमने क्या लगा रखा है, हमने अभी स्प्रिंग लगा रखा था। तो अभी ये कौस्तुभ पूछ रहे हैं कि अभी क्या करें, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दें, है ना, स्प्रिंग की बजाय स्ट्रिंग लगा दें तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अभी देखिए ध्यान से, अभी आपने इसको काट दिया, जैसे आपने काट दिया तो क्या होगा, अभी ये दोनों क्या हो गए, नीचे गिरेंगे, है ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। अब ये दोनों जैसे ही नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, फ्री फॉल हो रहा है वहां पे, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी डाउनवर्ड्स। दोनों का एक्सेलरेशन उस केस में क्या रहेगा, सेम। यस ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अपने हम टॉपिक्स में कहाँ तक थे, कहाँ पे थे हम, तो हम स्यूडो फोर्स पढ़ रहे थे, एम आई करेक्ट, वी आर डूइंग स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो फोर्स में क्या क्या बता रखा था आपको मैंने, स्यूडो फोर्स। अच्छा सब लोग जान गए ना कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ स्यूडो फोर्स, एवरीबॉडी, सबको पता चल गया है कि स्यूडो फोर्स का बैकग्राउंड क्या है। यस, वन क्वेश्चन वी हैड टू डिस्कस, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके क्या सारे बच्चों को पता चल गया है क्या कॉन्सेप्ट है स्यूडो फोर्स, क्यों इसको हम अप्लाई करते हैं। यस, सभी लोग टाइप करके बताइए। एवरीबॉडी हैज सम बैकग्राउंड ऑफ स्यूडो फोर्स, सबको पता है, ईच एंड एवरीबॉडी। ओके तो चलिए ठीक है। तो स्यूडो फोर्स, जब भी कभी स्यूडो फोर्स का नाम है तो वहां पे आप क्या याद रखेंगे, 2 चीज याद रखेंगे। अगर हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। कहाँ पे भाई हमारा ऑब्जर्वर, अगर किसी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ओके, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो जब ऑब्जर्वर, जो भी आपका जो ऑब्जर्वर है उसके पास उस टाइम पे अगर कोई एक्सेलरेशन है, अगर आपका ऑब्जर्वर के पास कुछ एक्सेलरेशन है तो हम क्या कहेंगे, वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल हम देखा था, जैसे यहाँ पे लिफ्ट जा रही है और यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है, अभी इस रस्सी में टेंशन को ऑब्जर्व करना है, तो एक ऑब्जर्वर को मैंने तो बाहर बिठाया था और एक ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ पे लिफ्ट में बिठाया था। तो ये वाला ऑब्जर्वर कैसा है, ये ऑब्जर्वर जो है आपका इनर्शियल फ्रेम में है और ये जो आपका ऑब्जर्वर है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। तो जहां भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा, जहां भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा वहां पे आप क्या करेंगे, आप इको हो रहा है भाई आवाज, एनीबॉडी अनम्यूट है कोई भाई। इको प्रोड्यूस हो रहा है एवरीबॉडी, सभी लोग रिस्पॉन्स दें प्लीज, टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर, एवरीबॉडी कैन हियर मी प्रॉपरली, क्या सब लोग सुन पा रहे हैं, एवरीवन। हाँ कुछ इको नहीं हो रहा, माय साइड एवरीथिंग इज ओके। ओके थैंक यू वेरी मच। चलिए देखिए ध्यान से सभी लोग,
नाउ सो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां भी नॉन इनर्शियल वाले फ्रेम है वहां पे हम क्या करेंगे, हम वहां पे स्यूडो फोर्स को अप्लाई करेंगे। और स्यूडो फोर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं? सोहेल कुमार, सोहेल हवारी, फॉर एवरीवन साउंड इज ओके। आप अपना सिस्टम चेक कीजिए। मोबाइल उठा के पटक दिया होगा तो उसका स्पीकर फट रहा होगा, समथिंग सम प्रॉब्लम। सारे बच्चों को कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आवाज को लेकर? जैसा कि आप एक दूसरा स्पीकर जोड़ के देखो अपने मोबाइल से ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे। और स्यूडो फोर्स लगाते कैसे हैं तो समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है। देखिए जहां भी ये सिस्टम जिधर जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन से, हम स्यूडो फोर्स क्या करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, सो एफ पी विल बी इक्वल टू एम इन टू ए। मास किसका, तो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका, इसको ऑब्जर्व करें ब्लॉक को, इसका मास। एक्सेलरेशन किसका, तो एक्सेलरेशन सिस्टम का। करेक्ट। चलिए तो कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे। आई थिंक ये वाला सवाल डिस्कस करना था हमें। सो ये सवाल मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी में आप जा रहे हो, है ना, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेंडुलम एक बॉल यहाँ पे अटैच कर दिया है। गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है। तो ये बॉल कुछ यहाँ पे ऐसे आती है, और बॉल थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम में, बॉल थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आती है ना। तो बताइए थीटा क्या होगा? तो गाड़ी में बैठ के भी ऑब्जर्व किया था, तो आया था हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए बाई जी। और बाहर से भी सॉल्व किया था तो भी हमारा आंसर आया था tan इनवर्स ए बाई जी, है ना। दोनों केसेस हमने डिस्कस किए थे। तो थीटा वाज tan इनवर्स ए बाई जी। ओके, सो नाउ टुडे दूसरा सवाल हम करते हैं सॉल्व। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन, यस। दूसरा सवाल, आई होप ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। यहाँ पे एक लिफ्ट है, एंड लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ जी बाई 10। ओके, और यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है। और ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, इससे एक पुली अटैच्ड है। और यहाँ पे दो मासेस हैं, दोनों का वेट, एक का है 1.5 और एक का 3। तो देखिए ये जो ब्लॉक है यहाँ पे इसका वेट 3 kg है, दिस इज 3 kg। एंड ये दूसरा सिस्टम है यहाँ पे, दूसरा ब्लॉक, उसका मास है यहाँ पे 1.5 kg। ओके, सो यहाँ पे स्प्रिंग है, जनरली दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस, है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस है। सो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। चलिए सॉल्व कीजिए। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो 43। ओके, नो प्रॉब्लम, सॉल्व करेंगे, अभी देखते हैं हम। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में, है ना। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे भाई, ऑब्जर्वर अंदर है ना। तो लिफ्ट है, तो लिफ्ट में आप अभी यहाँ पे रीडिंग देखनी है, तो ऑब्जर्वर किधर है, अंदर ही है ना। सो इसका मतलब अभी क्या हो गया, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गए हमें, जो हम जो ऑब्जर्वर है, दैट ऑब्जर्वर इज अ नॉन इनर्शियल, है ना। तो ऑब्जर्वर अभी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो आपको यहाँ पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। फर्स्ट एफबीडी बनाएंगे सभी लोग। सॉल्व कीजिए सभी लोग, एवरीवन।
यस आंसर्स। ओके चलिए देखिए सब लोग सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो ना सवाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और यहाँ पे 3 kg और ये 5 kg का ब्लॉक है। तो सबको ये पता है कि जो हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, उस स्प्रिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस स्प्रिंग को हम एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं ना, अच्छे से आपको पढ़ा रखा है पहले। सो इस स्प्रिंग में हम क्या करते हैं, हम टेंशन निकाल लेते हैं, करेक्ट। तो ये टेंशन ये स्प्रिंग के फोर्स के बराबर होता है, ऐसा लिखते हैं ना, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन, फिर ऐसा लिखते थे k टाइम्स ऑफ डेल्टा x इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ पे डेल्टा x निकाल लेते थे हम t अपॉन k, है ना, ऐसा किया करते थे। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग है और हमने यहाँ पे क्या किया, पुली लगा दिया और यहाँ पे से 2 ब्लॉक्स फिक्स कर दिए, और फिर आपसे पूछा कि यहाँ पे टेंशन कितना हो गया, तो टेंशन हो जाता था हमारा, टेंशन ये हो जाता था t, यहाँ पे टेंशन आता था हमारे पास 2t, है ना, टेंशन कितना आता था हमारे पास 2t। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास ये लिफ्ट में नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आप करेंगे, ये आपका हो गया स्प्रिंग और यहाँ पे हो गया आपका ये ब्लॉक, तो यहाँ से आप कैसे निकालते हैं टेंशन, यहाँ पे दोनों का आपने क्या किया होता, टेंशन निकाल लिया होता, और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कर दी होती आपने 2t, और ये 2t क्या होती है उस टाइम पे, स्प्रिंग की रीडिंग होती, करेक्ट। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? देखिए ये पार्ट मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, क्या सबको समझ में आया, वो क्या सबके दिमाग में है ये वाली बात, यहाँ मैंने आपको जितना से कुछ समझाया है, क्या सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन सभी लोग, है ना। अगर सिंपल आपको ये दिया होता तो आपने कर लिया होता, है ना, बट अभी इसको क्या किया हमने भाई, लिफ्ट में डाल दिया, करेक्ट। चलिए अब देखिए, जब इस सारे सिस्टम को अगर हमने लिफ्ट में डाल दिया, वेदांत अभी आए क्या, तो बीच में से पूरा समझाऊं क्या आपको? ठीक है, थोड़ी देर बाद लास्ट में कुछ रिकॉर्डिंग देखो। हाँ देखिए ध्यान से अभी सभी लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिफ्ट में डाल दिया, है ना। तो सिंपल सी बात क्या है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, है ना। तो सिंस अभी यहाँ पे क्या है भाई, एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो हमने क्या बताया था आपको ये बताया गया था कि जब भी आपका कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई चीजें हो, सिस्टम हो, मूव कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पर क्या करेंगे, हम उल्टी डायरेक्शन में एक हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, हम एक उल्टी डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया भाई, इस पे एक स्यूडो फोर्स लगा दिया। अभी सबका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, पूरे सिस्टम का ऊपर की तरफ, तो हम स्यूडो फोर्स किधर लगाते हैं, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है, जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन। सो Fp इक्वल्स टू क्या होगा, मास, ये हो गया आपका 1.5 इंटू एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन किसका, सिस्टम का, 1.5 इंटू g/10, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा स्यूडो फोर्स, ये भी आएगा हमारे पास 3 इंटू g/10, 3 इंटू g/10, ओके। क्या ये सारी ये बातें समझ में आ रही है सबको, क्या ये सबको समझ में आ रहा है, सभी लोग बताइए। तो स्यूडो फोर्स कैसे लिखा मैंने, सबको समझ में आ रहा है भाई? एवरीवन डाउट टाइप कीजिए सभी लोग, क्या सबको समझ में आया मैंने स्यूडो फोर्स कैसे लगाया यहाँ पे? एवरीवन सभी लोग टाइप करें, सभी लोग, ओके। चलिए देखिए फिर से समझते हैं इसको। तो स्यूडो फोर्स देखिए ध्यान से सभी लोग समझिए, ये वाला एग्जांपल आप फिर से समझो ध्यान से। यहाँ पे एक ब्लॉक था मास m का, और ये पूरा का पूरा लिफ्ट किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना। तो हमने यहाँ पे रस्सी में टेंशन कैसे निकाला था, रस्सी में टेंशन हमने यहाँ पे कैसे निकाला था भाई, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए, अगर इस ब्लॉक को अगर आप जमीन पे बैठ के देख रहे हो, है ना, तो जमीन पे बैठ के देखेंगे तो कभी आएगा इसका टेंशन कैसे आएगा, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एबीडी बनाना पड़ेगा। सो ऊपर क्या लग रहा है भाई, इसका टेंशन T लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर एक्सेलरेशन E, है ना। तो इसका अगर एफबीडी लिखूं मैं और न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूं, तो क्या आएगा इसका, P माइनस mg इज इक्वल्स टू m, है ना। ये इसकी इक्वेशन बनेगी सेकंड लॉ के हिसाब से, बिकॉज ब्लॉक ऊपर जा रहा है यानी टेंशन क्या है, बड़ा है, mg छोटा है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, T माइनस mg इज इक्वल्स टू m।
सो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, टेंशन की वैल्यू हो गई आपके पास mg प्लस m। तो रस्सी में टेंशन कितनी आ गई भाई, mg प्लस m आ गई। नाउ अभी देखिए वही जो सेकंड केस अगर मैं यहाँ पे बताऊं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठ जाए, है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो रेस्ट पे है, इसके रेस्पेक्ट में क्या है भाई, ये तो रेस्ट में है, यानी इसके हिसाब से, ये ऑब्जर्वर के हिसाब से ये ब्लॉक तो मूव नहीं कर ही नहीं रहा, है ना। तो अभी ये टेंशन नहीं बताएगा, तो क्या टेंशन बताएगा, ये बताएगा टेंशन, इधर टेंशन टी लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और इसके हिसाब से तो एक्सेलरेशन क्या है इसका, 0 है। तो अभी ये टेंशन क्या बताएगा, ये बताएगा भाई टेंशन इज इक्वल्स टू mg। क्या बताएगा भाई, ये बताएगा कि टेंशन इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे mg आ रहा है। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये क्या बताएगा, टेंशन T इज इक्वल्स टू mg बताएगा। नाउ टेंशन की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे ये होगी T इज इक्वल्स टू mg प्लस m, है ना। यानी कि ये भी, ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है, ये जो पर्सन, ये पर्सन गलत बता रहा है ना। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम m इंटू a, एक्सेलरेशन किसका, पूरे सिस्टम का, एक्सेलरेशन किसका, पूरे सिस्टम का। तो अभी यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका टेंशन T इज इक्वल्स टू mg प्लस m। ओके, तो स्यूडो फोर्स हम कहाँ लगाते हैं, जिधर पूरा सिस्टम जा रहा हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो नाउ चलिए अपने सवाल पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे। सो हमारे पास फिर से मैं एक फोटो बना देता हूँ आपके लिए, देखिए ध्यान से सभी लोग। तो ये हमारे पास ये स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक ये लगा हमारे पास 3 kg, और ये हमारे पास 1.5 kg। ओके, सो नाउ yes, doubts, some doubts, देखिए ध्यान से। बट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, ये आपसे किसने कह दिया, यहाँ पे 3 kg है और यहाँ पे 1.5 kg है, तो क्या होगा, 3 kg तो नीचे आएगा, ये तो ऊपर जाएगा ना। इक्विलिब्रियम में कैसे है, नो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अभी आपके पास जो सिस्टम है दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपका जो 3 kg है किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और 1.5 kg किधर जाएगा भाई, ये ऊपर की तरफ से। ओके, चलिए तो अभी इसका हम एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी हमारे पास ये 3 kg का एफबीडी बनाएंगे पहले। सो 3 kg किधर आ रहा है भाई आपका, नीचे आ रहा है, और 1.5 kg किधर आ रहा है आपका, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। दिस इज क्वाइट एविडेंट, फोटो में आप ध्यान से देखिए तो ये 3 kg किधर आ जाएगा भाई, नीचे, और 1.5 kg क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं हम यहाँ पे इनका एफबीडी बना के। सो इसका एक्सेलरेशन नीचे है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। नाउ अभी देखते हैं इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो जनरली अगर आप इसको फोर्सेस देखें, आपके पास 3 kg, तो इसका नीचे क्या लगेगा, इसका ग्रेविटी लगेगा 3g, और इस पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। ओके, एक रस्सी है, और इसका देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें कितना लग रहा होगा, लग रहा होगा 1.5 इंटू g नीचे की तरफ, और ऊपर टेंशन क्या लग रहा होगा, टेंशन T। ओके, नाउ अभी ये क्या है भाई, दिस इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। किधर स्यूडो फोर्स लगाएंगे, तो जिधर सिस्टम का एक्सेलरेशन है उससे हम अपोजिट डायरेक्शन। सो नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये सिस्टम तो किधर जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है ना। पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर भी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अभी यहाँ पे फोर्स किधर लगाएंगे हम, नीचे की तरफ, एंड दैट विल बी 3g/10। मास किसका है भाई, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर, और एक फोर्स यहाँ पे भी लगेगा किधर भाई, नीचे की तरफ, सो दैट विल बी 1.5 इंटू g/10। ओके, इज द एफबीडी क्लियर टू एवरीवन, क्या एफबीडी सबको क्लियर है, ईच एंड एवरीवन, एफबीडी सबको क्लियर है, एवरीवन एवरीवन, सब लोग अपने डाउट लिखिए, जो कुछ भी डाउट है, फास्ट, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, सब लोग, एवरीबॉडी गिव योर रिस्पांस, सभी लोग। ओके, बस इसमें आपको ये बात याद रखनी है, क्या याद रखना है आपको, ब्लॉक जिधर भी ऑब्जर्वर जा रहा है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें स्यूडो फोर्स लगाना है। ओके, मास किसका, ऑब्जर्वर का, सॉरी मास किसका, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन किसका, तो ऑब्जर्वर का।
ओके नाउ चलिए इनको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो सॉल्व कर लेंगे तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर टेंशन है, नीचे ये है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेंशन 1.5 केजी के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। 1.5 केजी के लिए एफ नेट इज इक्वल्स टू एम, है ना। 1.5 केजी पे मैं लगाता हूँ एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सो नाउ अभी देखिए इस पे 1.5 जी और 1.5 इंटू जी बाई 10 नीचे लग रहे हैं दोनों, और टेंशन टी ऊपर लग रहा है। सो नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेंशन टी माइनस 1.5 जी माइनस 1.5 इंटू जी बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू ए। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा इसके लिए 1.5 के जी के लिए। नाउ चलिए इस पे निकालते हैं हम यहाँ पे 3 के जी के लिए एफबीडी निकालते हैं। सो 3 केजी के लिए अभी देखो, तो इसको मैं इसका इक्वेशन लिखूं, सो दैट विल बी टेंशन टी माइनस फिर से 3g बाई 10 माइनस 3g इज इक्वल्स टू 3। करेक्ट, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम लगा दिया दोनों पे। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए भाई सभी लोग सॉल्व कीजिए, एवरीवन सॉल्व कीजिए सभी लोग। टेल मी टेंशन की क्या वैल्यू आ रही है सभी लोग। मैं एक बार लिख देता हूँ नए सिरे से एक बार आपके लिए। सो यहाँ पे इक्वेशंस हमारे पास t माइनस 1.5 जी माइनस 1.5 इंटू जी बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5 ए, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन t माइनस 3g माइनस 3g बाई 10 इज इक्वल्स टू 3a। ओके चलिए यस यस 3 kg ब्लॉक इज गोइंग डाउन, यस 3 kg नीचे जा रहा है। यस गेटिंग आंसर्स, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। Yes, for answer. Then T should be less. Which T?
यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, यस। यस यस, सभी लोग वेरी गुड हर्षल। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हर्षल ने एक डाउट यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, देखिए ध्यान से सभी लोग। तो इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना अभी देखिए ध्यान से सभी लोग। सब लोग यहाँ देखेंगे, इक्वेशन पे देखेंगे इस पॉइंट पे, है ना। वेरी गुड, हर्षल ने एक डाउट पॉइंट आउट किया है यहाँ पे। देखिए सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। हाँ, इक्वेशन क्या आ रही है, रॉन्ग आ रही है, यस यस। देखिए ध्यान से इक्वेशन यहाँ पे, यहाँ पे देखो भाई, ये इक्वेशन 1.5 kg के लिए हमने बिल्कुल ही सही बनाया है ना, बिल्कुल ही करेक्ट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, ये फोर्स नीचे वाला ज्यादा होगा, टेंशन कम होगा। तो इसकी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे 3g प्लस 3g बाई 10, और टेंशन को लिखेंगे माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। अभी करेक्ट है, अभी सॉल्व कर लीजिए। यस, तो अभी यहाँ पे टेंशन कम होगा, ये ज्यादा होगा। अभी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन फिर से मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो सिंपली इसको यहाँ पे से एक माइनस साइन लगा लो, यहाँ पे प्लस प्लस, अब बिंदस करेक्ट है। तो आंसर बता देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो एक्सेलरेशन अभी आएगा आपके पास 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन की वैल्यू आएगी 22 न्यूटन। यस, सभी लोग सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है आपका ऐसा। यस, फास्ट ये इक्वेशन को सॉल्व करें, पीछे गलत हो गया था, मिस्टेक से। अभी देखिए यहाँ पे ये करेक्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू हर्षल पवार। टेंशन 22.2। ओके, रिपीट करेंगे क्वेश्चन सोहेल। शिवम, हाँ क्वेश्चन रिपीट करेंगे। वेट, एक बार ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। शिवम शिवम आप सॉल्व कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, कैसा है। एवरीबॉडी, हाँ वेट, सब समझा रहे हैं। ओके, आंसर मैच हो रहा है सबका। वेदांत समझाएंगे, रुक जाइए। एवरीबॉडी इज गेटिंग आंसर। आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लेके आओ। आ रहा है आंसर, आ रहा है सबका। ओके, वेरी गुड। एक्सेलरेशन आ गया 11/3, एक्सेलरेशन को इधर पुट करेंगे तो आ जाएगा टेंशन आपका 22 न्यूटन। नाउ अभी देखिए, समझिए ध्यान से। सो जो यहाँ पे जो आपका जो स्प्रिंग होता है वो कितना रीड करता है, वो रीड करता है आपका 2t रीड करता है ना। तो टेंशन यहाँ पे कितना आ गया भाई, टेंशन आ रहा है आपका रस्सी में, टेंशन आ रहा है आपका 22, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी आती है, 2t होती है। तो हो जाएगा आपके पास 2 × 22। तो स्प्रिंग की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 44 होगी, है ना। तो स्प्रिंग की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी भाई, वो हो जाएगी आपकी 44 न्यूटन। ओके, आंसर मैच हो रहा है सबका। नाउ चलिए एक बार फिर से समझते हैं क्या थोड़ा सा हौच-पच हो गया। नाउ देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे ये ब्लॉक था, देखिए सभी लोग देखिए। तो ये है हमारे पास 1.5 kg, इस पे लग रहा था टेंशन T ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन था इधर ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इस पे फोर्सेस लगने वाले थे, यहाँ पे इनके पास 1.5 G, और एक स्यूडो फोर्स था यहाँ पे 1.5 इंटू G/10। ओके, और नाउ यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो ये 3 kg ब्लॉक पे भी टेंशन क्या था, ऊपर की तरफ था, और एक यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा था 3G, और एक और स्यूडो फोर्स आया था यहाँ पे इनके पास 3 इंटू G/10, और इसका एक्सेलरेशन किधर था भाई, नीचे की तरफ था। इसका एक्सेलरेशन किधर था, नीचे की तरफ था। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर यहाँ तक कोई डाउट एवरीबॉडी।
शिवम, यहाँ पे आपको डाउट है कुछ भी? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, नाउ देखो ध्यान से। सो अभी यहाँ पे सिंपली मुझे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम एल लगाना है ना। नाउ अब देखिए यहाँ पे टेंशन बड़ा है तो इसलिए मैंने इक्वेशन क्या लिखूंगा यहाँ पे, टेंशन टी। तो टेंशन बड़ा है तो उसको लिखा मैंने पहले, है ना, टी माइनस टी माइनस 1.5 जी प्लस 1.5 इंटू जी बाई 10, है ना। मतलब ये फोर्स क्या है, ज्यादा है, उसमें से इसको हम घटाएंगे, इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास 1.5 इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो इस ये इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया था, t माइनस 1.5 जी माइनस 1.5 जी बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5 a, है ना। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये वाले 3 kg ब्लॉक के लिए इसमें एक्सेलरेशन किधर है, इसका नीचे की तरफ। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ यानी कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो अभी इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, इसका इक्वेशन लिखेंगे हम 3g प्लस 3g बाई 10, और इसमें से माइनस किसको करेंगे हम, टेंशन को, तो माइनस t इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 11/3। टेंशन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, तो टेंशन आया 22। और स्प्रिंग की रीडिंग कितनी आई, स्प्रिंग की रीडिंग, तो स्प्रिंग की रीडिंग आ गई हमारे पास 2t। सबको पता है यहाँ पे पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग होता है उसमें टेंशन डबल हो जाती है, तो टेंशन यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 2t, और ये टेंशन होगा 2 × 22 44 न्यूटन। यानी कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो होगी कितनी आ जाएगी, 44 न्यूटन। यस, अभी बताइए डाउट्स। यस, एनी डाउट्स अभी बताइए सभी लोग। एवरीवन, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो इस तरह हम क्या करेंगे, सूडो फोर्स के सवालों को हम ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। ओके, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सबको समझ में आया आई होप। अब इसमें भी कुछ डाउट्स रह गए क्लास के बाद, आई एम अवेलेबल नाउ। हर्षल, ए कैसे आया, इक्वेशन सॉल्व करके आया ये तो। हर्षल बताइए, हर्षल पवन, आंसर आपका नहीं आया आंसर। ओके, आई विल सॉल्व इट। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूं आंसर आपके लिए। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन देखिए वैसे ही हैं, दोनों इक्वेशन वैसे ही हैं। मैं इनको फिर से रीराइट करता हूँ इक्वेशंस को, देखिए ध्यान से सभी लोग। तो इक्वेशन है मेरे पास t माइनस 1.5 g माइनस यहाँ पे 1.5 g बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5 a, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन में मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, टेंशन को इधर लिख लेता हूँ, माइनस t प्लस 3g प्लस 3g बाई 10 इज इक्वल्स टू 3, है ना। तो सिंपली अभी क्या करता हूँ मैं, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, जोड़ लेता हूँ मैं दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ भाई, जोड़ता हूँ। तो जोड़ने से टेंशन क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए y माइनस 1.5g एंड प्लस 3g, दोनों को जोड़ के कितना आएगा भाई, ये आएगा आपके पास प्लस 1.5g। ना इनको देखिए, ये है 1.5 इंटू जी बाई 10 और ये आपके पास 3g बाई 10, तो दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा प्लस 1.5g बाई 10, और यहाँ पे आप जोड़ लो तो कितना आएगा 3a प्लस 1.5a, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5a। ओके, नाउ अगर आप इनको दोनों को जोड़ लो तो ये कितना आएगा भाई, जी की वैल्यू अभी यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, जी की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, जी की वैल्यू को 10 पुट कर दो, टेक जी इज इक्वल टू 10। ओके, जी को 10 पुट किया तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 1.5। ओके, तो ये आ गया आपके पास 4.5 इंटू ए, तो ये आ जाएगा आपके पास 16.5 इज इक्वल्स टू 4.5 ए। तो ए की वैल्यू अभी आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 16.5 अपॉन 4.5,
ओके, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको। 165/45 भी लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे 15 से, तो 15 से 11 टाइम्स जाएगा और 15 3 जा 45, आंसर आ गया आपके पास 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यस, ओके। अब आप क्या करिए, आप इस वैल्यू को, एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आती है 22। करके दिखाऊं क्या मैं? ओके, ओके, चलिए टेंशन की वैल्यू डाल दिया तो सबको समझ में आ गया। तो ये कहानी थी किसकी? स्यूडोफोर्स की कहानी थी, है ना। सो और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको क्या करोगे, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो कि स्यूडोफोर्स को क्या करेंगे हम, पीछे की तरफ अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा चैप्टर पूरा का पूरा हमारा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। तो अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड ये चैप्टर भी हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आता है, बुक में कोई चैप्टर नहीं है। तो दिस चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आता है और इसको हम फोर्सेस के अंदर ही पढ़ते हैं। ओके, तो ऐसा समझ लीजिए आप कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही चल रहा है। ओके, नाउ देखते हैं, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं बता दूं फ्रिक्शन भी क्या है, एक इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर्स में यूज होगा। अभी से आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे 11th क्लास के लास्ट तक, सब में फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, सबको जोड़ के ऑल टुगेदर सारे क्वेश्चंस को क्या, सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ के नया क्वेश्चन बनता है, न्यू क्वेश्चन कम्स। ओके, तो आप लोग क्या जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में, लेट मी नो। आप क्या क्या डेफिनेशन जानते हो सभी लोग फ्रिक्शन के बारे में, लिख के बताइए। अबाउट फ्रिक्शन व्हाट डू यू नो? युगांशन कुछ नहीं आता। यस, बाकी लोग? फोर्स है, वेरी गुड। यस, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। सोहेल आंसर दे रहे कि फ्रिक्शन एक फोर्स है। कॉस्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ द बॉडी। यस, करेक्ट है। इट इज अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस हीट समटाइम्स। ओके, ठीक है, बाकी लोग? इट इज अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस हीट समटाइम्स, वेरी गुड। वैसे टेंशन फोर्स भी, हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड, हृदय ने करेक्ट आंसर बताया। यस, रेस्ट बाकी लोग बताइए आंसर्स। इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस, वेरी गुड। तो हर्षल बता रहे हैं कि इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेस जब आती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। वेदांत इज टेलिंग दैट इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, वेरी गुड। Yuvraj is telling that it produces by the retardation of the body. Sohail is telling that necessary for us to walk, very good. Always present in real machines. उसको कम करते हैं रियल मशीन्स में। जो भी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम उस पे हम वी अप्लाई सम लुब्रिकेंट्स सो दैट क्या हो जाए, वहां पे उसका फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके, एनी मोर? Force between tire and rod. Okay, Alok is telling force between tire and rod. Okay, very good. Okay, चलिए अभी देखते हैं हम फ्रिक्शन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम फ्रिक्शन को हम कैसे बताते हैं। सो जनरली फिजिक्स में हम फ्रिक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जो कि क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कि अभी देखिए ध्यान से, सपोज ये एक ब्लॉक है मेरे पास। ओके, ब्लॉक है, ब्लॉक का मास क्या है, m है, और इस ब्लॉक को हमने कहाँ रखा, यहाँ पे रखा। ओके, ग्राउंड पे। ये ब्लॉक यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्राउंड पे रख दिया, करेक्ट। अभी देखो, अभी इस ब्लॉक को मैं एक फोर्स, मैंने एक फोर्स यहाँ पे लगाया, तो ब्लॉक किधर जाएगा, आगे की तरफ। ओके, ब्लॉक किधर जाएगा, आगे की तरफ। नाउ अभी फ्रिक्शन की डायरेक्शन जानने से पहले, गेस करने से पहले इसके डेफिनेशन को हम अच्छे से रटेंगे। क्या क्या है डेफिनेशन? इट इज अ फोर्स which opposes relative motion
बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। नाउ आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है ना, और ये है मास है। ग्राउंड किधर है, ग्राउंड है रेस्ट पे, ग्राउंड जो प्लेटफॉर्म है कभी इधर किधर भी मूव करने वाला नहीं, ओके। बट ये मास एम F4 से आगे की तरफ जा रहा है। आप मुझे ये बताओ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मास एम किधर जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, चैट में लिख के बताइए। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मास एम है, किधर जा रहा है, सभी लोग लिख के बताइए चैट में, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जा रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अहेड, यस किधर जा रहा है, सभी लोग आगे जा रहा है, यस आगे जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आगे जा रहा है। ओके ना, अभी देखिए ध्यान से, हमने डेफिनेशन क्या लिखा हमने डेफिनेशन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, करेक्ट। इन दोनों के बीच में भी ये फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि इसके और उसके बीच में मोशन ना हो, है ना। सो अभी फ्रिक्शन क्या चाहता है कि इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, है ना, फ्रिक्शन ये चाहता है। सो अभी ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन ये चाहता है कि अभी ये मोशन ना हो, तो फ्रिक्शन एक फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, फ्रिक्शन एक फोर्स क्या करेगा भाई, ये पीछे की तरफ लगाएगा। व्हाई, इट इज बिकॉज यहाँ पे डेफिनेशन में ये बात पक्की लिख रखी है आपकी सीधे सीधे, फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। तो ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का सरफेस है, ग्राउंड का सरफेस। तो अभी आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए ब्लॉक में फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इन ये दोनों जो सरफेसेस हैं इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं, पहली बात तो ये देखें। दूसरी बात कि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ध्यान से देखेंगे कि ये ब्लॉक उस नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, तो हमने देख लिया इसके रिस्पेक्ट में इट इज गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, पीछे की तरफ, करेक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फ्रिक्शन की डायरेक्शन, यस। तो अभी हमने क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस, एनी डाउट इन दिस एवरीवन? एनी डाउट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पे सब लोग लिखेंगे फ्रिक्शन, डेफिनेशन लिखेंगे सभी लोग। फ्रिक्शन इज द फोर्स, friction is the force which opposes the relative motion of two bodies और ब्रैकेट में लिखते हैं relative motion or tendency, रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो अभी देखिए समझिए इस बात को, यहाँ पे क्या है भाई, मास एम है, इस पे आपने क्या किया, इधर फोर्स लगाया है ना। तो एक तो पहली बात होगी कि सपोज मान लो यहाँ पे क्या है 10 kg का ब्लॉक है, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा सफिशिएंट फोर्स आपने यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हो गया, ये ब्लॉक मूव हो गया। अभी मान लो आपका फोर्स क्या है, बहुत ही कम है, और इतना है कि अभी क्या हो रहा है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कितना भी भारी ब्लॉक रखा है और आपने यहाँ पे कुछ भी फोर्स लगा दिया तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो योर फोर्स अप्लाइड फोर्स बाय यू शुड बी सफिशिएंटली लार्ज, है ना, उतना लार्ज तो होना ही चाहिए, करेक्ट। सो यहाँ पे ये फोर्स क्या होना चाहिए भाई, उतना होना चाहिए कि क्या हो जाए, ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर जाए, ओके। सो अगर मान लीजिए आपका फोर्स क्या है, छोटा है, तो कोई ब्लॉक मूव नहीं करेगा। बट क्या है, एक इच्छा है यहाँ पे, क्या है, देयर इज अ डिजायर सो दैट यहाँ पे क्या हो जाए, ये ब्लॉक मूव कर जाए। तो सच सिचुएशंस, अगर ऐसे सिचुएशंस आए कि यहाँ पे फोर्स तो लगा रहे हैं बट ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं हम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना। वैसे इसको क्या बोलते हैं हम, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे बीच में है कि और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं,
Any doubt in chats? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख ली। इसी में आगे आप लिखेंगे डायरेक्शन के बारे में, आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कैसा होता है, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन देखेंगे हम। फ्रिक्शन फोर्स अभी बता रहा हूँ सॉरी बोल के, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स tangentially along the contact, tangentially along the contact। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ लगती है, तो समझ यहाँ पे ये मास m है और ये क्या है आपका, ये सरफेस है। तो इन दोनों का कांटेक्ट के टेंजेंशियली लगेगा, मतलब ये इसकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। फिर से एक बार समझिए भाई, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए 100 kg का ब्लॉक है ना, ये 100 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ये 5 साल का बच्चा आके इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, क्या ये खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, करेक्ट। बट ये क्या खींचना चाहता है, तो इसलिए अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, दैट्स ऑल। ओके, एनी डाउट एट दिस पॉइंट? ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन के बारे में सबको समझ में आ गया, तो डेफिनेशन आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए, फ्रिक्शन की डेफिनेशन। इसी पे अच्छे अच्छे सवाल एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बस आपको अगर बेसिक्स क्लियर है, डेफिनेशंस क्लियर है, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो इन सारी चीजों को, है ना। तो फ्रिक्शन क्या होता है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। तो 11th क्लास में आप आ गए तो कोई भी ऐसा आलतू फालतू डेफिनेशन आप नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो कि अपोज करता है रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं, फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं और उनको हम समझेंगे अच्छे से। ओके, नाउ अब देखिए फ्रिक्शन होते हैं हमारे पास दो टाइप के। सो फर्स्ट वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड सेकंड इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नाउ समझिए इस बात को कि स्टैटिक फ्रिक्शन हम कब अप्लाई करते हैं और हम काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कब यूज करते हैं, करेक्ट। सो नाउ समझिएगा इस बात को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम तब यूज करते हैं जब व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। कब यूज करते हैं भाई स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तब हम स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम when there is a tendency of relative motion, when there is a tendency of relative motion। नाउ समझते हैं इस बात को, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में क्या पता। नाउ समझिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है ना, क्या है भाई, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका वेट कुछ है, यहाँ पे इसका कुछ मास m है, और यहाँ पे एक इंसान क्या कर रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है, किधर, आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है F, है ना। सो ये फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक रेस्ट पे है, बट देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट, यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये आदमी इस ब्लॉक को नहीं हिला नहीं पा रहा। सो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ब्लॉक है, सपोज ये 10,000 kg का, ओके, और यहाँ पे क्या है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ये सरफेस क्या है भाई, बिल्कुल स्मूथ है ना। सपोज आप ऐसा मान लो कि दिस इज अ आइसी सरफेस, है ना। सरफेस कैसा है, प्योर, यहाँ पे आइस का सरफेस है और यहाँ पे एक हेवी मास रखा हुआ है ना। और सपोज यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का सरफेस है, और इस सेम मास को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, है ना। सपोज इसका मास कितना है, आप मान लीजिए 1000 किलो, और यहाँ पे भी सेम मास को यहाँ पे रख दिया। बताइए दोनों में से किस सिचुएशंस में आप कम से कम फोर्स लगा के यहाँ पे इसको आप मूव कर सकते हैं। आपको आइस पे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है या फिर आपको ग्राउंड पे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है? सब लोग टाइप करके बताइए, कहां से हिलाना आसान है, आइस पर से उसको हिलाना बहुत ही आसान है, करेक्ट, सब लोग जानते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है भाई, आइस यहाँ पे बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है।
है ना। बट यहाँ पे ग्राउंड की बात करें तो भी क्या है भाई, यहाँ पे ग्राउंड के सरफेस में बहुत ही इरेगुलरिटीज है। इसके सरफेस को आप जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। ब्लॉक के सरफेस को अगर आप जूम करके देखो तो ऐसा ऐसा दिखेगा। इनके बीच में क्या होता है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इंटरलॉकिंग होती है सरफेसेस की, है ना। सो तो अभी यहाँ पे ग्राउंड पे ब्लॉक क्यों नहीं मूव कर पा रहा, बिकॉज अभी फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है भाई। फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा है। करेक्ट। तो फ्रिक्शन ज्यादा है अभी। तो ये वाला फ्रिक्शन कौन सा है, ये वाला फ्रिक्शन है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कौन सा है अभी, स्टैटिक फ्रिक्शन। करेक्ट। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब कोई फोर्स लग रहा हो, मूवमेंट नहीं हो रहा हो, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके। सो ये हो गया आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि बॉडी क्या हो भाई, रेस्ट पे हो, तो रिलेटिव मोशन लगता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन उसके टाइप्स देखेंगे। सो काइनेटिक फ्रिक्शन में when there is actually relative motion, when there is actually relative motion, मतलब समझते हैं इसको, हम समझते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। यहाँ पे ये फोर्स आपने यहाँ पे लगाया और ये जो ऑब्जेक्ट है इधर से v वेलोसिटी से आगे जाने लगी। आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और ये v वेलोसिटी से आपकी इधर आगे जाने लगा। सुनो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ग्राउंड है और यहाँ पे ब्लॉक का सरफेस है। अभी दोनों में क्या है, कांटेक्ट है। कांटेक्ट है तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, बिल्कुल ही फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट होगा। सो अभी यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कैसा होगा, दैट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट विल बी फ्रिक्शन काइनेटिक। सपोज एग्जांपल अभी आप देखो ध्यान से, कभी आपने ये देखा है कि कोई गाड़ी क्या होगी, दलदल में फंस गई और वो गाड़ी का जो व्हील होता है, ड्राइवर अंदर से बैठ के क्या करता है, चलाता है। गाड़ी मूव तो नहीं होती बट यहाँ पे क्या होता है, व्हील ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना। और जितनी भी यहाँ पे कीचड़ होती है उड़ के पीछे गिरने लगती है। करेक्ट। सो एक्चुअली अभी यहाँ पे ये तो कोशिश तो कर रहा है चलाने की, बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसको कुछ फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा है ना, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा, जो कि क्या करे, इस पे एक आगे की तरफ फोर्स लगा है ना। तो बाद में आप जब पढ़ेंगे, जब लास्ट चैप्टर में, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज अ कॉज टू आवर मूवमेंट, है ना। अब यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या होगा, ये मूव नहीं करता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। बट जब ये नॉर्मल होता है फिर इसको लोग आते हैं धक्का मार के, थोड़ा जो सूखी मिट्टी है वहां पे लेके आते हैं, फिर ये ड्राइवर यहाँ से एक्सेलरेट करता है तो गाड़ी आगे मूव कर जाती है ना। तो जब आपके पास जब रिलेटिव मोशन हो, तब जो फोर्स लगता है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो क्या कहलाता है, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ओके। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन देख लिया हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लिया, इसको आप लिखते जाएंगे। ओके डन। वो व्हील का फ्रिक्शन आप ना बाद में पढ़ेंगे वो चैप्टर में, अभी आप सीखेंगे, अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे, तो ग्रेजुअली व्हील का फ्रिक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन को। डायग्राम स्लाइड देख लीजिए, करिए भाई, फटाफट फटाफट करो। ओके नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। सो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं। सो विल डिस्कस वन बाय वन। तो पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। तो दो हमारे पास फ्रिक्शन है, तो देखते हैं हम यहाँ पे। सो जो आपका जो फ्रिक्शन होता है ना, ये फ्रिक्शन की वैल्यू किससे डिटरमाइन होती है, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू होती है नॉर्मल से डिटरमाइन, है ना। तो जो आपका नॉर्मल फोर्स है वो फ्रिक्शन की वैल्यू को बताने में क्या करता है, बहुत ही बड़ा
रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से, सपोज मान लो हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे ये 10 केजी का ब्लॉक है ना, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक 100 केजी का ब्लॉक है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करना है। क्या करना है भाई, हमें इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना है। नाउ आप मुझे ये बताओ कि 10 केजी को मूव करना ज्यादा आसान है या फिर 100 केजी को मूव करना ज्यादा आसान है? किसको मैं इजिली रिप्लेस कर सकता हूँ, 10 केजी को या फिर 100 केजी को? 10 केजी को। ओके, 10 केजी को मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही आसानी से घुमा सकता हूँ, है ना। मैं उठाने की बात नहीं कर रहा, मैं इसको जस्ट स्लाइड करने की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए, आप इसका अगर नॉर्मल देखो तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है भाई, नॉर्मल लग रहा है। इसका नीचे ये लगा आपका 1000 और ऊपर नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 100, और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। करेक्ट। सो जो आपका जो फ्रिक्शन होता है ना, तो ये फ्रिक्शन क्या होता है, दिस फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। तो ये आपका जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है, नॉर्मल के क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो नाउ अभी मैंने आपको ये वाले केस में बताया, अभी आप देखो ध्यान से, आप इस 10 केजी को खींचने की कोशिश कर रहे हो आगे, ये है ग्राउंड पे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, पीछे। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये पीछे की तरफ लगेगा। ये 100 केजी है, 100 केजी को आप आगे आप खींच रहे हो, नहीं खींच पा रहे। क्यों नहीं खींच पा रहे, क्योंकि बिकॉज पीछे फ्रिक्शन इसको जाने नहीं दे रहा आगे। करेक्ट। सो ये जो फ्रिक्शन है डायरेक्टली नॉर्मल की वैल्यू पर डिपेंड करता है, एंड फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। सो ये प्रोपोर्शनलिटी का जब हम साइन हटाते हैं तो क्या होता है, एक इक्वलिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम म्यू एस इंटू एन। तो फ्रिक्शन जो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू होती है, ऐसे लिखेंगे स्टैटिक, उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। नाउ ये जो आपका जो म्यू एस होता है इसकी कुछ वैल्यूज होती है 0.1, 0.2, 0.4, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ऐसी इसकी क्या होता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अभी ये जो आपके पास ग्राउंड का सरफेस है, मडी सरफेस है, वो अलग होता है। अगर आपके पास मान लो कि ये ग्लास का सरफेस है, ये आयरन का सरफेस है, तो इन सारी की इनकी प्रॉपर्टीज क्वालिटीज अलग अलग होती है, इसलिए इनका कोएफिशिएंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। ओके, एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। N is normal. This N is normal force. N is normal force. Okay, N stands for normal. Now चलिए आगे बढ़ते हैं हम। So suppose यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी है आपके पास 4 kg का, और यहाँ पे ये ग्राउंड है, और ग्राउंड और ये 4 kg का ब्लॉक है, इनके बीच में जो म्यूएस की वैल्यू है ना, वो म्यूएस की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है 0.2। ओके, ये फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 0.2। नाउ आप मुझे बताइए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो नाउ अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम एमपीटी बनाएंगे। तो नीचे mg आएगा 40, ऊपर आएगा आपका नॉर्मल, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो देख सकते हैं n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 40। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है आपके पास म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपके पास 0.2, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 8 न्यूटन। कितना आ गया भाई, 8 न्यूटन आएगा। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, इस 8 न्यूटन का मतलब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 8 न्यूटन, तो समझते हैं इसके बारे में। ध्यान से देखिए, यानी कि ये आपके पास क्या है, ये ब्लॉक है 4 kg का ब्लॉक है ना, 4 kg का आपके पास ब्लॉक है, और यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, 8 न्यूटन है ना। सपोज ये आपने क्या किया, यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। आप मुझे बताओ 1 न्यूटन का अगर आपने फोर्स लगाया तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? चलो 2 न्यूटन कर दिया, फोर्स बढ़ा के मैंने कर दिया 2, अब मूव करेगा। फोर्स को बढ़ा के 3 किया, क्या मूव करेगा ब्लॉक? चलो 4 कर दिया, 5 कर दिया, है ना, तो ब्लॉक क्या होगा, मूव नहीं करेगा।
सो यहाँ पे 8 न्यूटन का मतलब क्या है कि अभी ये ब्लॉक मान लीजिए क्या है भाई, रेस्ट पे है। ब्लॉक क्या है भाई, ये रेस्ट पे है। और अगर आप क्या करो भाई, इसको आप खींचने के लिए आ गया, है ना। तो जब तक आपका फोर्स 8 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा, है ना, जब तक आपका फोर्स 8 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक नहीं मूव नहीं करेगा, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, है ना। तो ये जो आपका जो 8 न्यूटन का जो ये फ्रिक्शन आया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। सो आप अपने फोर्स को बढ़ा के 1 2 3 4 5 6 कुछ भी करते रहो, ये क्या होगा, ब्लॉक अभी मूव करने वाला नहीं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, नाउ दूसरी बात। तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो है हमारा एफ लिमिटिंग, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो कितना है भाई हमारा, 8 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन 8 न्यूटन तक जा सकता है। सो ये है 4 केजी का ब्लॉक। चलो आपने यहाँ पे फोर्स कितना लगाया भाई, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अभी मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो अभी इधर 2 न्यूटन लगा रहे हो, इधर 8 लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा भाई 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए। तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 4 ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा बोल सकते हैं क्या? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? मैंने आप बोर्ड जो लिखा, इज दिस करेक्ट? बताइए बताइए सभी लोग। यस? बाप रे, सभी लोग, एक बच्चा बोल रहा है यस। देखिए ध्यान से, अभी मान लो अभी आप घर में बैठे हो ना, कोई अलमीरा है आपके घर में, है ना, होगा बुक शेल्फ या अलमीरा, ठीक है। वो बुक शेल्फ को जाके आप ऐसे 5-10 न्यूटन की फोर्स से आप खींचो, आपका बुक शेल्फ पीछे जाता है क्या? आपका ये बुक शेल्फ पीछे की तरफ जाता है क्या? अभी ये बुक शेल्फ रखा है, मान लो, तो इसका वेट होगा ना, मान लीजिए 50 केजी तो होगा, है ना। वेट कितना होगा भाई, 50 केजी होगा। तो 50 केजी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ तो कुछ तो 500 न्यूटन का ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, है ना। तो ये ब्लॉक आपने 10 का फोर्स इधर लगाया, तो क्या इधर जाता है क्या 490 न्यूटन के फोर्स से? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको इसलिए डिस्कस किया बिकॉज क्या होता है, बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है ना, क्वेश्चन ऐसा आ गया, वो लोग गलत करके आ जाते हैं ना। देखिए ध्यान से। सो ये जो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना है, 8 न्यूटन है ना। तो जब भी आप क्या करते हो, कोई ऐसा फोर्स आप लगाते हो ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम का जो फ्रिक्शन लगाते हो, तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन भी क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो जैसे मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये क्या होगा, खुद को एडजस्ट करके 2 बन जाता है, बैलेंस हो गया, अभी मूव नहीं कर सकता, है ना। और आपने मान लो क्या किया, यहाँ पे अभी आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन भी इधर की तरफ एडजस्ट होके कितना हो जाता है, 3 हो जाता है ना। तो आपने यहाँ पे 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, तो अपने आप ये फ्रिक्शन पीछे का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये अपने आप को एडजस्ट करके 2 हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करके 3 हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करके 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन अपने आप को क्या होता है, एडजस्ट करता है। तो नाउ एक और बात आप यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में, आप एक और बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, बड़े बड़े अक्षरों में पॉइंट स्टार मार्क करके, स्टैटिक फ्रिक्शन, static friction is a self adjusting, static friction is self adjusting। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है भाई, तो एक सेल्फ एडजस्टिंग होता है, खुद से अपने आप को क्या कर पाता है, ये एडजस्ट कर लेता है। ओके नाउ, तो चलिए अभी आप एक सवाल कीजिए। दिस इज 4 kg, ये ग्राउंड है, म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2। इधर से आपने फोर्स लगाया कितने का भाई, 10 न्यूटन का। नाउ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन निकालना, just calculate acceleration of the block।
ओके सुनाओ, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सॉल्व किया था, अभी आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है, आपको भी अभी वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम क्या किया करते थे भाई, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम पहले एफबीडी बनाया करते थे, है ना। तो जैसे पहले आप एफबीडी बनाया करते थे, अभी भी आप वैसे ही एफबीडी बनाएंगे फिर से। सो ऊपर क्या लग रहा है भाई, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg का फोर्स, और आगे लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स, और पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन हमें चेक करना है ना। हमें हमेशा क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन को चेक करेंगे कि इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है। करेक्ट। सो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आपने पिछले कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितने का है भाई, 8 न्यूटन का। ओके, और ये कितना है भाई, ये 10 न्यूटन है। तो नाउ अभी नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास है 40, तो फ्रिक्शन आ गया हमारे पास म्यूएस इंटू 1 करके 8 आ गया। सो नाउ एफ नेट इज इक्वल्स टू एम, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। सो एफ नेट कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू, आएगा आपके पास 4 इंटू ए। सो ये आ गया आपके पास 2 इज इक्वल्स टू 4a। सो एक्सीलरेशन ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास हाफ मीटर पर सेकेंड। ओके, काफी लोग का आंसर आ गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई यहाँ पे हाफ मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम देख लिया। नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सभी लोग अभी ये जानते हैं, सब लोग को ये क्लियर हो गया कि स्टैटिक कब होता है, काइनेटिक कब होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है कि जब आपका ब्लॉक क्या हो, रेस्ट पे हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आती है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब देयर इज एक्चुअली रिलेटिव मोशन बिटवीन, when there is a relative motion between two surfaces. So यहाँ पे ये जो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये भी क्या होता है भाई, इसको हम शो करते हैं एफ के से, एंड दिस फ्रिक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। और इस कोएफिशिएंट को हटाएंगे तो फ्रिक्शन ये क्या हो जाएगा, एक इसका कोएफिशिएंट आएगा, और उस कोएफिशिएंट को बोलते हैं हम म्यू के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। फिर से भी म्यू के क्या है, सो म्यू के इज अ कोएफिशिएंट व्हिच डिटरमाइंस अलग अलग जो सरफेसेस होते हैं ना, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ये टायर है और ये रोड है ना, सपोज मिट्टी का रोड है, सपोज ये वुडन सरफेस है और यहाँ पे टायर मूव कर रहा है, सपोज दिस इज आईसी सरफेस और यहाँ पे टायर मूव कर रहा है। तो इनके बीच का ये इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द स्मूथनेस ऑफ दीज सरफेसेस। तो उसके वजह से ये मैप क्या होता है, म्यू के वेरी करता है, और अलग अलग इनकी वैल्यूज होती है। ओके यस, इस संडे कौन सा टेस्ट होगा, मुझे क्या पता कौन सा टेस्ट होगा, कौन पूछ रहा है भाई। पिछले संडे टेस्ट हुआ नहीं था ना आपका, केमिस्ट्री का शायद, या फिर मैथ्स बायो का, तो वो होगा आपका मैथ्स बायो। द डिग्री ऑफ स्मूथनेस, कितना स्मूथ है, और द डिग्री ऑफ स्मूथनेस। मान लीजिए अभी क्या है, जैसे जो रोड अभी बन रहा होता है ना, तो रोड अगर बन रहा है और उसमें क्या होगा कि पूरी तरह पत्थर पे पत्थर 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 बिछा रखे हैं, है ना। तो वहां पे क्या होगा भाई, डिग्री ऑफ स्मूथनेस क्या होगी, बहुत ही कम स्मूथनेस है क्या उस रोड पे, बिल्कुल नहीं। और एकदम हाईवे बना हुआ है, वहां पे क्या स्मूथनेस बहुत ज्यादा। करेक्ट, सो म्यू के इज दैट। सो नाउ इसकी डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन opposite to the direction of relative motion.
ओके, तो ये हो गया हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों हमने देख लिया। अब बस क्या है, सवाल सवाल सवाल। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम ना। देखिए अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये हमारे पास एक 4 kg का ब्लॉक है, वी हैव अ 4 kg ब्लॉक, और यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दे रखा है, म्यू के का कोएफिशिएंट दे रखा है आपको, म्यू के इज इक्वल्स टू 0.3। ओके, और यहाँ पे एक फोर्स इन्होंने ऐसा लगाया, 10√2 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, और इसकी कितने के एंगल पे, तो एक वे बनाया इन्होंने 45 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लगाया 10√2 न्यूटन का। ओके, सो नाउ आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड नॉर्मल, पहला सवाल नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कीजिए, दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए। एक ही आप एक्सेलरेशन बताइए, और एक बात आप यहाँ पे नोट करेंगे, दिस सिस्टम इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, दिस सिस्टम इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। यस, चलिए सॉल्व कीजिए। तो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ एफबीडी, पहले आपको एफबीडी बनाना है ही बनाना है। नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन, ना सोहेल किसका आंसर बता रहे हो आप? व्हाट इज 12 न्यूटन, नॉर्मल की वैल्यू? नॉर्मल इक्वल्स टू 12 न्यूटन। चलिए सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इसका एफबीडी बनाना है सबसे पहले। तो और कुछ करेंगे नहीं करेंगे, हम एफबीडी बनाएंगे। देखो एग्जाम में भी सबसे पहला काम, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के एक बार फिर उसकी फोटो बना दो, उसकी बड़ी सी एफबीडी बना दो, बहुत अच्छा सा सुंदर सा साफ साफ, फिर उसके बाद सॉल्व करो। उससे क्या होता है कि थोड़ा आंसर आपका बाद में गलत भी हुआ तो उसके मार्क्स मिलते हैं ना। अब देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये है आपके पास 4 kg, ये 4, तो नीचे क्या लग रहा होगा, भाई नीचे mg लग रहा होगा 4g। ओके, और ये जो फोर्स है यहाँ पे 10√2 न्यूटन का, तो ये कितने पे लग रहा है भाई, ये लग रहा है 45 डिग्री पे। तो इसका दो कंपोनेंट करेंगे अभी यहाँ पे हम, 10√2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 10√2 इंटू 1/√2, है ना। सब लोग समझ पा रहे हैं आई होप। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, और ये फोर्स कितना आ रहा है ऊपर 10, और ये भी कितना आ रहा है 10। तो नाउ फिर से अभी देखिए ध्यान से, एफबीडी में बनाता हूँ एक बार और। तो एफबीडी में बनाएंगे तो नीचे कितना लग रहा है भाई, ये 4g लग रहा है, और इधर फोर्स लग रहा है यहाँ पे आपका 10, ऊपर की तरफ एक और फोर्स आ रहा है आपका यहाँ पे 10, और नॉर्मल भी किधर होता है भाई, ऊपर की तरफ होता है, नॉर्मल फोर्स भी किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है। सुनो अभी देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे हमने ये बता रखा है कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका हम नॉर्मल निकाल लेंगे। सो नॉर्मल जो है वो कितना आ जाएगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो नाउ इट विल बी हियर n + 10 = 40, है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 40 - 10, और नॉर्मल आ गया आपका 30 न्यूटन। ओके, सो नॉर्मल आ गया। बाकी दो सवाल आप घर से करके आइए, है ना, बच्चों की मीटिंग है। सो आंसर बता देता हूँ मैं आपको। यस, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 9 न्यूटन, और एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 0.4। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिस बच्चों को डाउट है, हृदय हृदय ठाकर रुक जाओ आप, है ना, आपको कुछ पूछना था, बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप करके लाइए, अटेंडेंस दीजिए, फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में।
ओके ओके हर्षल बताइए क्या डाउट है। बस 2 मिनट रुक जाओ, आई विल पुट अटेंडेंस, आई कैन टॉक टू ऑल। ओके हर्षल, चलिए देखते हैं आपका डाउट देखते हैं। ओके हर्षल देखिए ध्यान से, हर्षल पवार, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो हर्षल। हर्षल पवार, चलो भाई देखो ध्यान से। हर्षल देखिए 3g/10 कैसे एक्ट कर रहा है ना, सुना अभी देखिए ध्यान से। तो उसके लिए फिर से थोड़ा बेसिक्स पे जाना है सीडो फोर्स के। सो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए। सो सपोज यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे कार पे बैठे हो है ना, गाड़ी में आप यहाँ बैठे हो और ये पेड़ इधर जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स है। मैं बेसिक्स पे आ रहा हूँ किसके, स्यूडो फोर्स के। तो आप इधर जा रहे हो और ये पेड़ क्या हो रहा है भाई, इधर जा रहा है। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने ये बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हो तभी उसका मूवमेंट होता है। बट आप यहाँ पे बैठे हो और आप ये देख रहे हैं कि ये पेड़ चल रहा है। तो इस पे हमने क्या फोर्स लगाया, इस पे हमने इधर एक फोर्स लगाया, एफ पी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, है ना। ये क्या है, हमारा एक स्यूडो फोर्स है। नाउ अगर आप मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी ये कितने से जाता हुआ दिखेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाता हुआ दिखेगा। अगर आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ के कितना हो जाते हो, आप 10 कर देते हो इसको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 से बढ़ा के आपने यहाँ पे 10 कर दिया, तो क्या होगा भाई, ये भी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाता हुआ दिखेगा, है ना। ये आपको